हेलो फ्रेंड्स। हम पढ़ रहे हैं हमारे बुक का चैप्टर नंबर 4 फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म और हमारा आज का टॉपिक है हु कुड हंट। हमने अपने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा कि जो फॉरेस्ट रूल आई थी उसने किस तरीके से कल्टीवेशन यानी खेती को प्रभावित किया था। हमने देखा था कि इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन पर। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन कर दिया जाता है। और आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार फॉरेस्ट रूल ने हंटिंग को यानी जो जानवरों का शिकार किया जाता है उसे प्रभावित किया था। तो देखिए, जैसा कि हमने देखा फॉरेस्ट रूल जब से आई उसने आने के बाद हर एक चीजों को बैन करना स्टार्ट कर दिया था, रिस्ट्रिक्शंस लगाना स्टार्ट कर दिए थे। जैसा कि हमने देखा था कि जो आम लोग हैं, कॉमन पीपल हुआ करते थे, वे लोग अब जंगलों से कुछ भी अपने खाने पीने की चीजें हो गए या फिर कुछ भी हो, वे लोग जंगलों से कुछ भी नहीं ले सकते थे। लकड़ियां वगैरह हो गई ईंधन के लिए या फिर फल फूल हो गए, कुछ भी वे लोग नहीं ले सकते थे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन कर दिया था और इसने फॉरेस्ट रूल ने आने के बाद हंटिंग को भी बैन कर दिया था। देखिए, क्या हुआ करता था कि जो फॉरेस्ट रूल के अनुसार जो कस्टमरी प्रैक्टिस ऑफ हंटिंग एनिमल्स वाज प्रोहिबिटेड। अब ये कस्टमरी प्रैक्टिस ऑफ हंटिंग एनिमल क्या है? देखिए, जो पहले के जमाने में जो लोग हुआ करते थे उनकी जीवन जो है बहुत ही सिंपल लाइफ जिया करते थे। अपना कमाना है, खाना है और कुछ मतलब नहीं है। तो वैसे लोग जो स्पेशली जंगल में रहा करते थे या फिर जंगल के आसपास रहा करते थे, तो वे लोग टोटली डिपेंडेंट थे जंगल पर ही, फॉरेस्ट पर, अपने हर एक चीज के लिए, हर एक जरूरतों के लिए, चाहे उनके खाने पीने की चीजें हो गए, ईंधन हो गए, कुछ भी हो गए, तो वे डिपेंडेंट थे जंगल पर। तो जंगल में जानवर भी रहा करते थे, तो वे लोग जानवरों का भी शिकार किया करते थे। तो छोटे मोटे जानवर, बड़े बड़े जानवर नहीं, जो छोटे जानवर जैसे डियर हो गए कि रैबिट्स हो गए, तो इन सभी का शिकार किया करते थे वे लोग। और क्या हुआ कि जैसे ही ये फॉरेस्ट रूल आई तो इसने इन शिकार पर यानी हंटिंग ऑफ एनिमल्स पर बैन लगा दी, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि अब आपको नहीं करना है, और यदि किसी ने भी रूल तोड़ा तो उसे पनिशमेंट दी जाएगी। देखिए, बात कर रहे हैं हम कस्टमरी प्रैक्टिस की, तो इसका मतलब क्या है? यानी ट्रेडिशनल है यह बचपन से ही उन लोगों को सिखाया जाता था। जैसा कि हम सभी जानते हैं उस समय क्या था, हमारी जो मतलब ब्रिटिशर्स जब नहीं थे तो हमारी इकोनॉमी कैसी थी? कंट्री जो वो टोटली एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी था, एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे, खेती बाड़ी किया करते थे लोग। और कुछ लोग जो है हंटिंग वगैरह भी, जैसे मछली पालन हो गया, मछलियों को पकड़ना हो गया। जो लोग जंगल में रहते हैं, आदिवासी लोग जो जंगल में रहते हैं या जंगल के आसपास, वो लोग हंटिंग भी किया करते थे। तो यही उनका सोर्स ऑफ लिविंग था। और जैसा फैक्ट्रीज नहीं थे तो कोई फैक्ट्रीज में तो काम नहीं करेंगे, तो उन्हें बचपन से ही क्या सिखाया जाता था? बच्चे भी जो थे उन्हें यही सिखाया जाता था कि तुम्हें भी बड़ा होकर यही काम करना है। तो क्यों ना बच्चे को बचपन से ही ट्रेनिंग दी जाए कि कैसे जानवरों का शिकार किया जाता है या फिर कैसे खेती बाड़ी की जाती है। तो इसीलिए इसे कस्टमरी प्रैक्टिस बोला गया है, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस बोला गया है, क्योंकि बचपन से ही उन्हें सिखाया जाता था। अब जैसे फॉरेस्ट रूल है, इसने इसको बैन कर दिया, हंटिंग को बैन कर दिया। यहाँ तक कि ये भी कि जो भी यदि फॉरेस्ट रूल को नहीं मानेगा, यदि हंटिंग करेगा तो उसे पनिशमेंट दी जाएगी। और देखिए, दूसरी तरफ क्या किया, दूसरी तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि हंटिंग ऑफ बिग गेम बिकेम अ स्पोर्ट। देखिए, बात समझिएगा इसे कि हंटिंग ऑफ बिग गेम का मतलब क्या है। मतलब जो बड़े जानवर होते हैं ना, जैसे लॉयन, टाइगर, लेपर्ड वगैरह हो गया, तो इन सभी का शिकार करना अब एक खेल बन गया था ब्रिटिशर्स के लिए। देखिए, बात बहुत अजीब है। एक और ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि उन्होंने फॉरेस्ट रूल लेकर आए और जो छोटे मोटे जानवर होते हैं, जो छोटे जानवर होते हैं, उनका शिकार पर आम लोग यदि उनका शिकार करें तो उसका रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, बैन लगा दी कि आप नहीं कर सकते, और यदि ऐसा किया तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर अपने लिए जो बड़े जानवर होते हैं उनका शिकार करना एक खेल के रूप में, मतलब एक खेल बन गया था उन लोगों के लिए, कि अब उनको मजा आने लगा था कि हम बड़े जानवरों का शिकार करेंगे। देखिए, बात कर रहे हैं हम हंटिंग की, तो इंडियन कल्चर में हंटिंग का एक अनोखा ही महत्व है।
हंटिंग जो है हमारे इंडियन कल्चर की शान हुआ करती थी। राजा महाराजा, हमारे इतिहास में ऐसे बहुत से राजा महाराजा हुआ करते थे जो हंटिंग क्या करते थे, जानवरों का शिकार किया करते थे। चाहे वो मुगल एम्पायर हो या फिर कोई भी हो, वे लोग जाते थे शिकार पर और जानवरों का शिकार किया करते थे। ये उनकी शान थी, राजा महाराजा की शान हुआ करती थी। अब ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने देखा कि भाई हंटिंग में तो बहुत मजा है, हम भी बड़े बड़े जानवरों का शिकार करेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि जानवरों का शिकार यानी जानवरों का शिकार करना स्टार्ट कर दिया। और कॉलोनियल रूल में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट जब रूल किया करती थी तो उनके राज में हंटिंग इस कदर किया गया ना, इस हद तक बढ़ गया था कि जो जानवर है वो एक्सटिंक्ट के कगार पर आ गए थे, यानी विलुप्त होने के कगार पर आ गए थे। जैसे कि अभी क्या है, हमारे देश में भी क्या कंडीशन है, बहुत से टाइगर्स, मतलब टाइगर्स जो है एक्सटिंक्ट होने के कगार पर है, बहुत कम कम ही बच गए हैं। तो इसके पीछे की वजह क्या है? हालांकि बहुत से रीजन होंगे, तो उसमें से एक कारण यह भी है कि कॉलोनियल पीरियड में अंधाधुंध शिकार किया गया था जानवरों का। देखिए ब्रिटिशर्स क्या बोलते थे, उनका क्या मानना था, वे कहते थे कि जो ये बड़े जानवर है, लार्ज जानवर है, ये किस चीज का प्रतीक है? ये प्रतीक है एक वाइल्ड, प्रिमिटिव एंड सैवेज सोसाइटी का, मतलब जंगली समाज का प्रतीक है। कैसे लोग हैं यहाँ पर, उनका कहना था कि इंडिया में कैसे लोग रहते हैं, कि मतलब वे लोग वही रहते हैं जहाँ जंगल, मतलब जहाँ जानवर भी रहते हैं। तो इन्हें सिविलाइजेशन क्या होती है पता नहीं है। ब्रिटिशर्स का ऐसा मानना था कि इंडियंस को सिविलाइजेशन क्या होती है यह पता नहीं, उन्हें सिविलाइज होने का ढंग नहीं पता है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश इंडियन को सिविलाइज करने के लिए यह कहा, ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम इंडियन को सिविलाइज करना चाहते हैं, इसलिए जो बड़े जानवर से, जो डेंजरस जानवर है, उन्हें मारना उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। उनके अकॉर्डिंग जो बड़े जानवर, बड़े जानवर का मतलब कि एक वाइल्ड सोसाइटी, जंगली सोसाइटी का प्रतीक है। इसलिए अब इन लोगों को सिखाना है कि सिविलाइजेशन क्या होता है, कैसे सिविलाइज वे में रहा जाता है। तो पहले क्या किया उन्होंने, जो बड़े जानवर हुआ करते थे, डेंजरस जानवर हुआ करते थे, उनका शिकार करना स्टार्ट कर दिया, मारना स्टार्ट कर दिया। देखिए ब्रिटिशर्स ने तो जानवरों के मारने के लिए रिवॉर्ड रखा कि यदि कोई भी व्यक्ति बड़े जानवर को मार कर लेकर आएगा तो उसे रिवॉर्ड दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा। अब देखिए इसी के कारण क्या होता है कि लोगों ने अंधाधुंध शिकार करना स्टार्ट कर दिया था जानवरों का। जैसा कि हमने देखा कि फॉरेस्ट रूल आई तो उसने बहुत सी चीज पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दी। आप जंगल से कोई भी इसेंशियल चीज नहीं ले सकते जीवन यापन के लिए, जो भी चीजें जरूरत की, जो भी चीजें हैं आप वहां से नहीं ले सकते हो। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन कर दिया। तो लोग करे तो करे क्या, उन्हें अपना जीवन यापन तो करना है, जीवन जीना है, तो उसके लिए क्या करें। तो इसी बीच जो गवर्नमेंट ने ये रिवॉर्ड लाया कि जो भी बड़े जानवरों को मार कर लाएगा उसे रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो लोगों ने सोचा चलो यही एक सोर्स ऑफ इनकम है, हमारे लिए अच्छा है, कहीं जीवन जीना है तो कहीं ना कहीं से इनकम आए, कुछ तो मिल जाए जिससे हम जीवन जी सके। तो इसीलिए लोगों ने क्या किया कि जानवरों को अंधाधुंध मारना स्टार्ट कर दिया। खैर इंडियंस तो बहादुर होते ही हैं, तो उन्होंने अंधाधुंध बड़े जानवरों का शिकार करना स्टार्ट कर दिया था। अब कितने जानवरों का शिकार किया गया, तो 1875 से 1925 के बीच लगभग जो रिवॉर्ड के लिए जो जानवर मारे गए थे वह कुछ इस प्रकार थे। टाइगर्स जो थे वो 80,000 से अधिक, लेपर्ड्स 1.5 लाख और वुल्व्स जो है वो 2 लाख। इतने, मतलब ये तो नंबर्स हैं कि कितने जानवर जो है वो मारे गए थे रिवॉर्ड के लिए। तो सोचिए इसके पहले कितने जानवर हुआ करते थे हमारे यहाँ, हमारे देश में बहुत, इन सभी जानवरों की कमी नहीं थी। और आज के क्या कंडीशन है कि टाइगर्स वगैरह जो है जानवर विलुप्त हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट के कगार पर आ गए हैं। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया कि जो टाइगर है उन्हें स्पोर्टिंग ट्रॉफी के रूप में मानना स्टार्ट कर दिया। मतलब अब एक सम्मान हो गया था, प्राउड, यानी कि मैंने किसका शिकार किया है, तो बाघ का शिकार किया, टाइगर का शिकार किया, तो एक स्पोर्टिंग ट्रॉफी बन गया था ब्रिटिशर्स के लिए। देखिए महाराजा ऑफ सरगुजा, ये जो है महाराजा ऑफ सरगुजा जो है, उन्होंने 1957 तक अकेले ही
1157 टाइगर्स और 2000 लेपर्ड्स का शिकार किया था। और केवल इंडियंस ही नहीं थे जो शिकार किया करते थे, ब्रिटिशर्स को भी बहुत मजा आता था शिकार करने में। तो ब्रिटिशर्स ने भी, मतलब देखिए, शिकार का जो क्रेज है वो इंडियन में नहीं, ब्रिटिशर्स में भी फैल गया था। इतने ज्यादा क्रेज हो गया था कि जो जॉर्ज यूएल जो कि एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने 400 टाइगर्स को मारा था, 400 टाइगर्स का शिकार किया था। ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि एक फॉरेस्ट को ही रिजर्व कर दिया था, मतलब जंगल को ही रिजर्व कर दिया था कि इस जंगल को केवल हंटिंग के लिए ही यूज किया जाएगा, किसी और पर्पस के लिए नहीं यूज किया जाएगा। और देखिए, जैसे जैसे समय बीता तो बाद में क्या हुआ, कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट और कंजर्वेटर्स को अब ध्यान आया कि नहीं, जो हम लोग कर रहे हैं वो गलत है, वो सही नहीं है। हम प्रकृति के नियम के खिलाफ जा रहे हैं, जानवरों को मारना नहीं चाहिए। यदि ऐसा चलते रहा तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि ये जानवर विलुप्त हो जाएंगे, हमें देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे कि डायनासोर्स, अब तो डायनासोर्स हम लोग नहीं देख सकते, तो ये कंडीशन हो जाएगी, इस हद तक हो जाएगा कि एक भी जानवर नहीं बचेगा। तो फिर उन्होंने कहना स्टार्ट किया, उन्होंने बोला कि नहीं, अब इन जानवरों को मारना नहीं चाहिए, हमें इनकी प्रोटेक्शन करनी चाहिए, इनको कंजर्व करना चाहिए। तब उनकी जाकर आंख खुली कि नहीं, हम जो कर रहे हैं वह गलत है। और देखिए, उस समय जो जानवर को मारा जाता था तो हाथी पर जो जानवर शिकार पर गया तो हाथी पर बैठकर उन्हें निशाना, मतलब कि जो गन होता था, गन शॉट किया जाता था, जानवरों को इस तरीके से मारा जाता था। तो यह था कि किस प्रकार फॉरेस्ट रूल ने हंटिंग को अफेक्ट किया था। आई होप आपको यह टॉपिक क्लियर हो गया होगा। हम अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। हमारे इस चैप्टर के नोट्स का PDF आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है।